एक ऐसी मूवी जिससे बनाने के लिए इतने पैसे खर्च हुए कि जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और ये चॉकलेट कंपनीज हमें बेवकूफ़ कैसे बनती है, और कार्टून की हिंदी वॉइस डबिंग कौन करता है। इंडिया में आज हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। नंबर 15, साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादातर सिंगल लोग वही रहते हैं जो किसी एक ही पर्सन के साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। पर यह बात साइकोलॉजी की अप्रोच से काफी हद तक सच हो सकती है, लेकिन यह हर पर्सन पर समान रूप से लागू नहीं होती। बहुत से लोग तब तक किसी रिलेशन में नहीं आते जब तक उन्हें कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल जाता जिसके साथ वे लाइफ टाइम का जुड़ाव महसूस करें। ये लोग आमतौर पर ऑल और नथिंग सोच रखते हैं। जिन्होंने कभी चीट झेला हो वे अलर्ट हो जाते हैं और तब तक किसी रिलेशन में नहीं आते जब तक पूरी तरह से बिलीफ ना हो। कुछ लोग बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वाले पार्टनर की तलाश में रहते हैं जिससे उन्हें एग्रीमेंट करना डिफिकल्ट लगता है। सिंगल रहना हमेशा अकेलेपन की निशानी नहीं है। कुछ लोग अपने करियर, पर्सनल ग्रोथ या शांति को प्रायोरिटी देते हैं। कुछ लोग अभी तैयार नहीं होते रिश्ते के लिए, कुछ को सही व्यक्ति नहीं मिला होता और कुछ लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स या ओपन माइंडेड को पसंद करते हैं। इसलिए यह कहना कि ज्यादातर सिंगल लोग वही रहते हैं जो किसी एक ही व्यक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं पार्शियल रूप से सही है, लेकिन यह सभी पर लागू नहीं होता। नंबर 14, कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में फिश स्केल्स का यूज होता है और इसका साइंटिफिक कारण भी है। फिश की स्केल्स में ग्वानिन नामक एक सब्सटेंस पाया जाता है, पार्लीजिंग एजेंट भी कहा जाता है। यह सब्सटेंस नेचुरल ग्लो देता है जिससे लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आई शैडो में शिमरी इफेक्ट आता है। यह जरूरी नहीं कि हर ब्रांड या हर प्रोडक्ट में फिश की स्केल्स का इस्तेमाल हो। नंबर 13, रूस के कोला पेनिनसुला में स्थित कोला सुपर डीप बोरहोल एक ऐसा गड्ढा है जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। यह गड्ढा 1970 के सेंचुरी में सोवियत साइंटिस्ट द्वारा खोदा गया था और इसका ऑब्जेक्टिव अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में अधिक जानना था। 1970 में खुदाई शुरू हुई और सोवियत साइंटिस्ट ने 13 किलोमीटर की गहराई तक गड्ढे को खोद दिया। इस गहराई पर टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो खुदाई को और भी डिफिकल्ट बना रहा था। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया वैसे वैसे टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो खुदाई को और भी डिफिकल्ट बना रहा था, बढ़ता गया। एंड खुदाई करने वाली मशीनों को भी मेल्टिंग का खतरा हो गया। इस रीजन से 1995 में खुदाई रोक दी गई। कोला सुपर डीप बोरहोल एक ऐसा गड्ढा है जिसने साइंटिस्ट्स को अर्थ के बारे में कुछ यूनिक और शॉकिंग वाले मिस्ट्री दिए हैं। हालांकि इस गड्ढे को खोदने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और अल्टीमेटली इसे रोकना पड़ा। नंबर 12, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत तेज सोचते हैं उनका ब्रेन थॉट्स को बहुत फास्ट से प्रोसेस करता है और जब वे लिखते हैं तो उनके हाथ उनके ब्रेन की मोशन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाते। इस रीजन उनकी हैंडराइटिंग अक्सर जल्दी जल्दी और लूज हो सकती है। ब्रेन में आइडिया बहुत स्पीड से आते हैं एंड पर्सन उन्हें जितनी स्पीड हो सके पेपर पर उतारना चाहता है। तेज दिमाग वाले पर्सन कभी कभी लिखने को एक स्लो प्रोसेस समझते हैं और उसे जल्द पूरा करना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी कभी विचारों या आइडियाज पर इतना फोकस करते हैं कि हैंडराइटिंग पर ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि ये हर किसी पर लागू नहीं होता। कई इंटेलिजेंट लोगों की हैंडराइटिंग भी बहुत क्लीन और ब्यूटीफुल हो सकती है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने हैंडराइटिंग को कितना प्रैक्टिस किया है और वे इसे कितनी प्रायोरिटी देते हैं। नंबर 11, सी स्नेक, जिसे हिंदी में समुद्री सांप भी कहा जाता है, साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया के हॉट सी वाटर में पाया जाता है। ये स्नैक सी में रहने वाले हाईली वेनोमस क्रीचर्स में गिने जाते हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज जैसे कि बेल्चर सी स्नेक वर्ल्ड के सबसे पॉइजनस स्नैक्स में से एक मानी जाती है। इसका पॉइजनस न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी ये सीधे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसकी थोड़ी सी अमाउंट केवल कुछ मिलीग्राम इतनी पावरफुल होती है कि वह ओवन 1000 से अधिक ह्यूमन बीइंग को मार सकती है। लेकिन रिलीफ की बात यह है कि ये स्नेक आमतौर पर बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं और ह्यूमन बीइंग से दूर ही रहते हैं। नंबर 10, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, यदि आप स्टडीज करते वक्त खुद में आलस्य महसूस कर रहे हैं तो आप फ्रेश होकर शूज पहनकर मेंस और चेयर के सेटअप पर पढ़ना शुरू कीजिए। आपको स्लीपीनेस और लेजीनेस बिल्कुल नहीं आएगा। हमारा ब्रेन अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ी आदतें बना लेता है। यदि आप बेड या रेस्टिंग प्लेस पर पढ़ते हैं तो ब्रेन उस प्लेस को रेस्ट से जोड़ लेता है, जिससे आलस्य या नींद आ सकती है। जब आप शूज पहनते हैं और टेबल चेयर पर बैठते हैं तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब काम पढ़ाई करनी है, जिससे आपका अटेंशन और सतर्कता बढ़ जाती है। आपके बॉडी की पोस्चर, क्लॉथ्स और शूज जैसी चीजें भी आपके मेंटल स्टेट को इफेक्ट करती हैं। नंबर 9, आजकल टैटू केवल बॉडी की आउटर सरफेस तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं।
अब लोग माउथ के अंदर या इनर लिप्स पर भी टैटू बनवाने लगे हैं। इन्हें सीक्रेट टैटूज या हिडन टैटूज कहा जाता है क्योंकि ये आमतौर पर दिखाई नहीं देते। कुछ लोग अपनी आइडेंटिफिकेशन, इमोशन या किसी खास बात को हिडन रखना पसंद करते हैं। इस तरह के टैटू उन्हें अपनी बात खुद तक रखने की फ्रीडम देते हैं। इनर टैटू अक्सर सिर्फ खुद को इंस्पायर्ड करने या याद दिलाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोई वर्ड, चिन्ह या संक्षिप्त संदेश। बेल्जियम की फेमस टैटू आर्टिस्ट इस यूनिक स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। वे तालू जैसी असामान्य प्लेसेस पर टैटू डिजाइन करने में माहिर हैं। माउथ के अंदर टैटू बनवाना बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है। ये पार्ट गीला और बैक्टीरिया युक्त होता है, इसलिए इन्फेक्शन का खतरा अधिक होता है। पेन और हीलिंग टाइम भी ज्यादा हो सकता है। नंबर 8, जापान वास्तव में मून पर ऐसी बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर बनाने की प्लान पर काम कर रहा है जिनमें मैन रह सके और जिनका एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा हो। यह जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कून ऑपरेशन की एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव मून और फ्यूचर में मार्स पर ग्लास डोम जैसी स्ट्रक्चर बनाना है जो रोटेशन करती रहेंगी ताकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी उत्पन्न किया जा सके। इन बिल्डिंग्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें। ट्रांसपेरेंट डोम जो लाइट को अंदर आने देगा लेकिन हार्मफुल रेडिएशन से सेफ्टी देगा। स्ट्रक्चर को रोटेट करके बनाया जाएगा ताकि लोग अर्थ जैसा ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर सकें। अंदर ट्रीज एंड प्लांट्स, वाटर और एटमॉस्फेरिक कंट्रोल होगा जिससे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल हो सकेगा। ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में मून कॉलोनी और मार्स प्लेनेट पर एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स की डायरेक्शन में बड़ा कदम है। इससे स्पेस में लॉन्ग टर्म ह्यूमन हैबिटेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। नंबर 7, मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट है जिसके 2 स्टमक होते हैं। एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस कलेक्ट करने के लिए होता है। पहला पेट का उपयोग। मधुमक्खी फूलों से जूस कलेक्ट करने और छत्ते में वापस लाने के लिए करती है। ये एक तरह से स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है ना कि डाइजेशन के लिए। दूसरा पेट का उपयोग डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है जहां मधुमक्खी अपने खाने को डाइजेस्ट करती है। जब मधुमक्खी फूलों से जूस चूसती है तो वह उसे सबसे पहले क्रॉप में जमा करती है। छत्ते में लौटने पर वह उसे दूसरी मधुमक्खियों को ट्रांसफर करती है जो उस जूस को प्रोसेस करके हनी बनाती है। तो साइंटिफिक अप्रोच से देखा जाए तो मधुमक्खी के पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन उसका एक एक्स्ट्रा स्पेशल पार्ट होता है जो हनी बनाने में हेल्पर होता है। नंबर 6, हमारे फिंगरप्रिंट की तरह हमारी टंग के भी निशान सबसे अलग होते हैं। हर व्यक्ति की टंग की टेक्सचर, उसके ऊपरी हिस्से की टेक्सचर, टेस्ट बड्स का पैटर्न और आकार, ये सभी मिलकर एक यूनिक टंग प्रिंट बनाते हैं। साइंटिस्ट्स ने यह पाया है कि टंग को भी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ रिसर्च और प्रोटोटाइप डिवाइसेस इस डायरेक्शन में काम कर रही हैं, जैसे कि हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग और 3D स्कैनिंग से टंग की आइडेंटिफिकेशन करना। टंग की टेस्ट से न सिर्फ आइडेंटिफिकेशन हो सकती है बल्कि कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी गेस लगाया जा सकता है। हालांकि आज के टाइम में फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फेस रिकॉग्निशन जैसी टेक्निक्स ज्यादा आम है, लेकिन टंग की आइडेंटिफिकेशन तकनीकी रूप से पॉसिबल और सेफ मानी जाती है क्योंकि टंग बॉडी के अंदर होती है और फेक बनाना डिफिकल्ट होता है। नंबर 5, जेनिफर लॉरेंस वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव हीरोइन है और एक फिल्म के लिए 3 अरब रुपए यानी लगभग 33 मिलियन लेती हैं। जेनिफर लॉरेंस वाकई में हॉलीवुड की सबसे सफल और हाई फीस लेने वाली हीरोइन में से एक रही हैं। वह हंगर गेम्स, सिल्वर लीनिंग्स प्लेबुक एंड एक्समेन जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वह एक समय पर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हीरोइन रही है। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए 20 से 25 मिलियन तक कमाया है। जेनिफर लॉरेंस, स्कारलेट जोहानसन, सैंड्रा बुलक और मार्गोट रोबी जैसी हीरोइन टॉप पर हैं। स्कारलेट जोहानसन को एवेंजर्स एंड गेम के लिए लगभग 35 मिलियन मिले थे, जो अभी तक की टॉप फीस में से एक है। जेनिफर लॉरेंस सबसे एक्सपेंसिव एक्ट्रेसेस में जरूर हैं, लेकिन सबसे महंगी और 3 अरब रुपए प्रति फिल्म वाली बात थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है। नंबर 4, टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जबकि टाइटैनिक फिल्म को बनाने में $200 मिलियन का खर्च हुआ था। फिल्म रियल जहाज के कंस्ट्रक्शन से कहीं अधिक एक्सपेंसिव थी। ये कंपेयर बताती है कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी, फिल्म कंस्ट्रक्शन की लागत और मार्केट कितना बदल चुका है। नंबर 3, क्लिनोमेनिया असल में एक मेंटल स्टेट या हैबिट है, लेकिन इसका सही अर्थ थोड़ा अलग है। क्लिनोमेनिया एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी व्यक्ति को लगातार बेड पर रहने की एक्सट्रीम डिजायर होती है, यहाँ तक कि बिना स्ट्रेस के भी। ये कोई ऑफिशियल बीमारी नहीं है, लेकिन इसे साइकोलॉजिकल सिम्पटम्स या हैबिट के रूप में पहचाना जाता है। ये कई बार डिप्रेशन, एंग्जाइटी, क्रॉनिक थकान सिंड्रोम या अन्य मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है।
ये केवल लेजी रहने की हैबिट नहीं है, बल्कि कभी कभी यह मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ी सीरियस वार्निंग भी हो सकती है। क्लीनोमेनिया शब्द का यूज ज्यादातर कॉमन कन्वर्सेशन या सोशल मीडिया में होता है, लेकिन ट्रीटमेंट जगत में यह कम्प्रिहेंसिव फॉर्म से यूज नहीं होता। नंबर 2, कई चॉकलेट कंपनियां मार्केटिंग और प्रोडक्ट डिजाइन के जरिए कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाती हैं जिससे कंज्यूमर को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं या वे कॉन्फ्यूजन में आ जाते हैं। चॉकलेट का साइज छोटा कर दिया जाता है, लेकिन पैकेट वैसा ही बिग और अट्रैक्टिव रहता है। एग्जाम्पल के लिए बॉर्नविल डेयरी मिल्क और 5 स्टार पहले 100 ग्राम मिलती थी, अब 80 ग्राम, लेकिन कीमत वही है। कई कंपनियां डार्क चॉकलेट लिखकर बेचती हैं, लेकिन उसमें कोको की अमाउंट बहुत कम होती है और शुगर बहुत ज्यादा। असली डार्क चॉकलेट में कम से कम 70% कोको होना चाहिए। लो फैट, शुगर फ्री, विथ आलमंड्स जैसे लेबल लगा दिए जाते हैं, लेकिन चॉकलेट फिर भी हाई कैलोरी और लो न्यूट्रिशन होती है। शुगर फ्री अक्सर दूसरे हार्मफुल स्वीटनर्स से भरी होती है। टीवी एड्स में फैमिली, फेस्टिवल, लव वगैरह दिखाकर ब्रांड से इमोशनल जुड़ाव बना दिया जाता है। असल में ये आपको जजमेंट वीक करने के लिए किया जाता है, ताकि आप प्राइस या क्वालिटी न सोचें। एक जैसी चीज को सिर्फ प्रीमियम पैकिंग और फैंसी नाम देकर अलग अलग कीमत में बेचते हैं। असल में मटेरियल वही रहती है जो सस्ती चॉकलेट में होती है। बड़े ब्रांड सस्ते और बेहतर ऑप्शन को एडवर्टाइजमेंट से दबा देते हैं, ताकि आपको लगता रहे कि वही सबसे अच्छा है। चॉकलेट कंपनियां आपका ध्यान टेस्ट और इमोशन पर रखती हैं, ताकि आप क्वालिटी, न्यूट्रिशन और वैल्यू पर सवाल न उठाएं। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में डोरेमोन, शिनचैन, कितेरेत्सु और निंजा हटोरी कार्टून को आवाज कौन देता है? चलिए जानते हैं। नंबर 4, डोरेमोन को आवाज देने वाले सोनल कौशल अपने इन्हें कपिल शर्मा के शो में जरूर देखे होंगे। इन्होंने बचपन से डोरेमोन की वॉइस आर्टिस्ट के रूप में काम किए हैं। नोबिता की आवाज सिमरन कौर देती हैं। सिमरन कौर एक भारतीय अभिनेत्री और वॉइस आर्टिस्ट हैं। सिमरन कौर ने हिंदी डबिंग में नोबिता के किरदार को अपनी आवाज दी है। चिजुका की हिंदी आवाज पारुल भटनागर देती है। वे एक प्रसिद्ध वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने 15 सालों से इस किरदार को अपनी आवाज दी है। डोरेमोन में सुनियो को आवाज देता है वजाहत हसन। वे हिंदी भाषा में सुनियो की आवाज देते हैं। वजाहत हसन एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने डोरेमोन के कई पात्रों को आवाज दी है। डोरेमोन में जियान की आवाज दीपांश कक्कड़ देते हैं और ओबे सोशल मीडिया की दुनिया से दूर ही रहते हैं। नंबर 3, शिनचैन को आवाज आकांक्षा शर्मा देती हैं। आकांक्षा शर्मा एक डबिंग आर्टिस्ट हैं और वह शिनचैन के हिंदी वर्जन में अपनी आवाज देती हैं। शिनचैन में मासाओ की आवाज रिदम भारद्वाज देते हैं। शिनचैन में नैनी की भी आवाज आकांक्षा शर्मा देती। आकांक्षा शर्मा ने शिनचैन के साथ साथ नोबिता जैसे कई अन्य कार्टून कैरेक्टर्स को भी आवाज दी है। शिनचैन में बो को भी आकांक्षा शर्मा आवाज देती है। नंबर 1, कितेरेत्सु एनीमे में हिंदी में आवाज देने वाले आर्टिस्ट में से एक पारुल भटनागर हैं। उन्होंने कोरोसुके के लिए हिंदी आवाज दी है। कितेरेत्सु में कुओंजी टांगारी की हिंदी आवाज पारुल भटनागर ने दी है। कितेरेत्सु में मियोको के हिंदी आवाज को तोशिको फुजिता ने दिया है। कितेरेत्सु मेन कैरेक्टर को हिंदी आवाज दीपा रॉय ने दिया है। ये तो आपको पता चल गया कंपनीज हमें बेवकूफ़ कैसे बनाती है अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। और ये आपके फेवरेट यूट्यूबर मूवी में भी काम कर चुके हैं, जिसे देखकर आपको भरोसा नहीं होगा। और दुनिया की सबसे महंगी कार कौन सी है जिससे सिर्फ 3 ही लोग खरीद पाए हैं? ये सब जानने के लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देखनी पड़ेगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा देखने के लिए। थैंक्स।